अच्छा भाई, आज हमने करना है विंटर 2020 पेपर 21। हम्म स्टार्ट करते हैं। इजी पेपर है यार, हो जाएगा। बस प्रोग्रामिंग पार्ट में, अच्छा एक बात मेरी जहन में बिठा लो कि 2020 ऑनवर्ड्स ना प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा उन्हें सोचने में, समझने में और उसके बाद इम्प्लीमेंट करने में। तो जल्दी ना किया करो। बेशक आप लोग उस प्रोग्राम पे एक एक घंटा लगा लो, 2 घंटे लगा लो, उसके बाद इस लेक्चर पे आओ। फिर भी नहीं समझ आती, फिर ये यहाँ से आओ, बेशक समझ लो, उसमें मसला नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो ना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ, तो कोई फायदा नहीं है आपके लिए। क्योंकि इस तरह कभी भी नहीं समझ आएगी अनलेस एंड अनटिल आप उस पर 1-2 घंटे खुद लगाओगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, और उसके बाद आपसे गलतियां होंगी। और उन गलतियों को ठीक करने के लिए आप यहाँ पे नहीं आ रहे। तो डायरेक्ट आने का कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 1-2 घंटे लगाओ इस पेपर पे। एक क्वेश्चन पे भी अगर आपके 1-2 घंटे लगते हैं तो लगाओ। फिर भी नहीं समझ आता, फिर भी कोई कोई गलती होती है, मार्क्स स्कीम से मैच नहीं करता आंसर, फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, ट्रांसलेशन इज वन स्टेज, ये तो थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट आज का जो है वो काफ़ी रिडंडेंट हो गया, क्योंकि यार हम लोग पिछले 5 5 साल का थ्योरी पार्ट कर चुके हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि रिपीट हो रही होती हैं, तो आई डोंट थिंक अब आपको थ्योरी पार्ट समझाने की ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा सा पास जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स में भी ये सारी थ्योरी एक्सप्लेंड है। आपने बस एक तरह से रट्टा लगा के छापनी है। तो मैं ज़्यादा फोकस मेरा आज होगा प्रोग्रामिंग पे। थ्योरी में थोड़ा सा तेज़ ही जाऊंगा। ट्रांसलेशन इज़ वन स्टेज। अब वो आपसे कह रहा है कि प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल की और कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। इसमें आ जाती है आपकी डिज़ाइन स्टेज। उसके बाद डिज़ाइन डिज़ाइन के अलावा कोडिंग स्टेज आ जाती है, जहाँ पे आप उसको कोड करते हो। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है फिर टेस्टिंग स्टेज, जहाँ पे हम उसे टेस्ट करते हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद एनालिसिस भी आ जाता है, प्रॉब्लम एनालिसिस। अच्छा, उसके अलावा करेक्टिव मेंटेनेंस बताना है, एडेप्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है कि जब आपका कोई बग आता है और आपने उसको ठीक करना है। तो चेंजेस टू करेक्ट एन एरर। एडेप्टिव मेंटेनेंस क्या होती है कि जो चेंजेस आप करते हो ड्यू टू चेंज इन रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशंस। चेंजेस ड्यू टू चेंज इन रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, उसके बाद एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स हैव अ ट्रांसफरेबल स्किल। अब आपने बताना है एक्सप्लेन हाउ इट माइट बी यूजफुल। ट्रांसफरेबल स्किल होता क्या है और ये किस तरह यूजफुल होता है आपके लिए। ट्रांसफरेबल स्किल क्या होता है? यूजिंग नॉलेज ऑफ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड कॉन्स्ट्रक्ट्स ऑफ another प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक के आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो फिर आपको बाकी के भी समझ आ जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, उसके बाद जैकी हैज़ रिटन अ प्रोग्राम एंड हैज़ यूज्ड द आइडेंटिफायर नेम्स I1 I2 I3। अब आप बताओ कि ये गुड प्रैक्टिस क्यों नहीं है? गुड प्रैक्टिस क्यों इस वजह से नहीं है क्योंकि दे आर नॉट मीनिंगफुल। दे आर नॉट मीनिंगफुल। अब मीनिंगफुल ना होने की वजह से क्या मसला आ सकता है? इसकी वजह से प्रोग्राम आप दूसरे बंदे के लिए समझना भी मुश्किल हो जाता है, आपके अपने लिए समझना भी मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को शायद इतना प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ना हो, कुछ मोस्टली लोगों को। लेकिन जब आपको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आपको एक बात समझ में आएगी। लेट्स से आपने 100 लाइन्स ऑफ कोड लिख दी आज। आपने सब में यूज़ किए वेरिएबल्स XYZ, A1 B2, इस तरह के वेरिएबल यूज़ कर लिए, ठीक है, प्रोग्राम हो गया, सब कुछ समझ आ गई। उस टाइम आप डीबग भी कर लोगे, आप लोग बोलोगे ये तो ऐसे ही बोल रहे थे कि कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद आप 1 महीने बाद अगर आपने उसमें कोई चेंज करनी है ना, भाई मैं गारंटी देता हूँ कुछ भी समझ नहीं आएगी। स्टार्ट से कर लोगे बेहतर रहेगा, इसमें से कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो प्रोग्राम को अगर आपने ज़्यादा बेटर टू अंडरस्टैंड करना है, बेटर डिबगिंग में आप चाहते हो कि कभी भी मुश्किल ना आए, तो उसके नाम मीनिंगफुल रखो। दे आर नॉट मीनिंगफुल नेम्स। अच्छा, इससे क्या होगा? मेक्स द प्रोग्राम मेक्स द
प्रोग्राम डिफिकल्ट टू डीबग। डीबग बोलो, अंडरस्टैंड बोलो। डिफिकल्ट टू डीबग एंड अंडरस्टैंड। अच्छा, आगे आ जाओ। स्यूडोकोड एल्गोरिथम दिया हुआ है जिसमें आपके पास फिर गेट ओपन, अलार्म और पावरफिल तीन बुलियंस हैं, तो आपने इवेल्युएट करना है। अलार्म ट्रू, ये बेसिकली वही आपका जो पेपर वन में आते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, वही हैं। तो हम उसे ऐसे ही ट्रीट करेंगे। अलार्म है ट्रू, ट्रू और, तो एक और है और एक ट्रू है, तो आगे देखे बगैर ही हम लोग ट्रू लिख सकते हैं। उसके बाद नॉट, अलार्म एंड पावर फेल। अलार्म ट्रू है, पावर फेल ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, इसका नॉट है तो फॉल्स। उसके बाद गेट ओपन, गेट ओपन क्या है, फॉल्स है। अलार्म, अलार्म ट्रू है, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, और है, तो ये ट्रू हो जाएगा। एंड पावर फेल, पावर फेल भी ट्रू है, तो ये ट्रू और ये ट्रू आपस में एंड होंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा ट्रू। उसके बाद गेट ओपन एंड अलार्म, गेट ओपन फॉल्स है, अलार्म ट्रू है, तो ये ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसमें एक फॉल्स है। उसके बाद और नॉट पावरफुल, पावरफुल भी ट्रू है, नॉट पावरफुल फॉल्स हो जाएगा, तो और में दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स। आगे आ जाओ। यूजर नेम्स आर स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। ईच लाइन ऑफ द फाइल रिप्रेजेंट्स वन नेम, एक एक फाइल की एक लाइन पे एक नाम पड़ा हुआ है। बिफोर अ न्यू यूजर नेम कैन बी इशूड अ चेक हैज टू बी मेड टू इंश्योर द न्यू नेम इज यूनिक। अच्छा, एक सेकंड, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया। क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो कह रहा है कि यूज स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश टू डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम दैट वुड प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का उसने बोला है, एंड इनपुट अ यूजर नेम एंड आउटपुट अ मैसेज टू इंडिकेट वेदर इट इज यूनिक और नॉट। आपने स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में बताना है कि हम लोगों ने ये काम किस तरह करना है। अब उसने प्रॉम्प्ट का कहा है, तो सबसे पहले तो हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो प्रॉम्प्ट द यूजर एंड इनपुट अ यूजर नेम, सबसे बेसिक स्टेप। हम लोगों ने यूजर से उसका यूजर नेम ले लिया। अब हमने देखना है कि वो यूनिक है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन फाइल इन रीड मोड। फाइल को हमने रीड मोड में ओपन कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हम बुलियन बना लेते हैं, इनिशियलाइज, एक बुलियन जिसका नाम हम कह देते हैं फाउंड टू फॉल्स। अभी तक फाउंड फॉल्स है। अगर फाउंड ट्रू हो जाता है इसका मतलब है कि हमें वो मिला है। अगर फाउंड ट्रू नहीं होता इसका मतलब है कि वो यूजर नेम यूनिक है। अच्छा, फाउंड को हमने फॉल्स पे यूनिक कर दिया। उसके बाद लूप थ्रू द होल फाइल, रीड ईच लाइन ऑफ द फाइल एंड स्टोर इट इन फाइल डेटा। फाइल डेटा में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे कंपेयर फाइल डेटा टू यूजर नेम। अब हमने यूजर नेम को फाइल डेटा से कंपेयर करना है। अगर वो इक्वल है, इफ इक्वल, सेट फाउंड टू ट्रू एंड एग्जिट द लूप। अगर वो इक्वल है तो हम फाउंड को ट्रू कर देंगे क्योंकि हमें वो चीज़ मिल गई है, और लूप एग्जिट कर देंगे। उसके बाद आफ्टर द लूप, इफ फाउंड इज ट्रू, आउटपुट नॉट यूनिक, एल्स आउटपुट, अगर फाउंड फॉल्स ही है इसका मतलब है कि वो यूनिक है। सिंपल सा प्रोग्राम था, बस हमें डिस्क्राइब करने थे स्टेप्स, एटलीस्ट 6 स्टेप्स आपने डिस्क्राइब करने थे। आई थिंक 6 से ज़्यादा ही हैं, तो हमें 6 के 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद कंप्लीट द सूडोकोड एक्सप्रेशंस। अब आपके पास एक्सप्रेशंस है और उनके आंसर्स हैं। हमने उसका एक्सप्रेशंस की ब्लैंक्स फिल करनी है। अच्छा, स्टार्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या, सबसे पहले आर्ट, आर्ट तो हमारे पास यहीं से आ गया, तो आर्ट हमारा यहाँ से कंकैटिनेट हो रहा है। अब हमें चाहिए एस टी, एस टी कहाँ से चाहिए, स्टेप वाइज में से, तो हम लोग क्या लगाएंगे, लेफ्ट और स्टेप वाइज कॉमा टू, तो यहाँ से एस टी आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद कंकैटिनेट, अब ये मिड का फंक्शन हमें लग रहा है क्योंकि इसमें तीन चीज़ें हैं और इसमें से हमने टी ई एन निकालना है, तो टी ई एन निकालना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिड, 1 2 3 4 5 6,
तो 6 हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, और वहां से स्टार्टिंग इंडेक्स हमें कितनी लेंथ चाहिए, 3। अच्छा, उसके बाद 2 इंटू डैश किडनैपर, और उसका आंसर हमारे पास 12 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ से देख लो, सॉरी, किपर, KIPPER, 1 2 3 4 5 6। अगर इसकी लेंथ आप देखो तो इसकी लेंथ हमारे पास 6 है, क्योंकि हमने बेसिकली ये देखना है कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें आप स्ट्रिंग दो तो हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आती है, और उसमें से एक है लेंथ, और इसकी लेंथ भी 6 है। तो लेंथ ऑफ किपर इंटू जब 2 करोगे तो 12 आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ट्रू डैश फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स करूंगा तो फॉल्स आएगा, ट्रू और फॉल्स करूंगा तो ट्रू आएगा। उसके बाद 9 2, और आंसर उसका 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर आना आएगा आई थिंक 4, और अगर मैं मॉड करूंगा तो उसका आंसर आएगा 1, क्योंकि मॉड हमारे पास रिमाइंडर देता है। आगे आ जाओ, स्टडी द फॉलोइंग सूडो कोड। उसके बाद आपने ये चीज़ें बतानी है। द नेम ऑफ द टाइप ऑफ लूप यूज्ड, लूप यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है, फॉर लूप यूज़ हुआ है। फॉर लूप को हम लोग कहते हैं काउंट कंट्रोल, क्योंकि उसने उससे हमसे टाइप पूछी है, काउंट कंट्रोल लूप। उसके बाद लाइन नंबर ऑफ अ सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है इफ, लाइन 14 कह दो। उसके बाद स्कोप ऑफ आउटस्ट्रिंग, आउटस्ट्रिंग आउटस्ट्रिंग आउटस्ट्रिंग, आउटस्ट्रिंग हमारे पास प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर हुआ हुआ है तो लोकल। उसके बाद नेम ऑफ अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड, फंक्शन कॉल कहाँ पे, फंक्शन कॉल ये एल केस है, मिड है, लेंथ है, कोई भी लिख लो, हम एल केस लिख लेते हैं। उसके बाद लाइन नंबर कंटेनिंग अ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा होता है, एंड और नॉट। ये एंड हमारे पास यूज हुआ है लाइन 14 में, ये लिख लो। अच्छा, उसके बाद देखो, हमें कोड पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो कोड पढ़ने पे टाइम ज़ाया करने से पहले ना आप लोगों के लिए बेहतर है पहले सवाल पढ़ लो, ताकि आपको पता चल जाए कि कोड पढ़ने की जरूरत भी है या नहीं। वरना अगर हम बैठ के पहले इस कोड को समझते उसके बाद आगे आते तो कोई फायदा नहीं था। द प्रोसीजर आउटपुट लाइन्स, आउटपुट्स अ नंबर ऑफ लाइन्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है। उसके बाद उसने आपको एग्जांपल कॉल दी हुई है जिसमें वो आपका फाइल नेम, स्टार्ट लाइन, नंबर लाइन्स। फाइल नेम क्या है, लाइन लाइन नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल। स्टार्ट लाइन है द नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन टू बी आउटपुट, मतलब स्टार्ट लाइन से आपने स्टार्ट करना है उसको इंक्लूड करके। नंबर लाइन क्या है, द नंबर ऑफ लाइन्स टू बी आउटपुट। ठीक है। उसके बाद द प्रोसीजर इज टेस्टेड यूजिंग द फाइल myfile.txt दैट कंटेन्स 100 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। द प्रोसीजर कॉल, ठीक है, प्रोसीजर कॉल किस तरह है, 1 10, मतलब 1 से लेके 10 लाइन्स 1 से आगे आउटपुट कर दो। The procedure is correctly called with three parameters of the appropriate data types, but the procedure does not give the expected result. Give three different reasons why this might happen. अब वो कह रहा है 3 डिफरेंट रीजंस बताओ जिसकी वजह से ये हो सकता है। आपने कॉल्स तो करेक्ट दी हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो सकता है। वो इस वजह से हो सकता है कि पहली बात, फाइल नेम में कोई मसला होगा, क्या पता उस नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमने ये लिख लेते हैं, फाइल नेम डज नॉट एग्जिस्ट, शायद इस वजह से वो फाइल ही नहीं ओपन कर सकते हम लोग। अच्छा, उसके बाद दूसरा मसला क्या हो सकता है, कि हो सकता है कि स्टार्ट लाइन आप लोगों की फाइल से ही बड़ी हो, मतलब उस फाइल में जितनी टोटल लाइंस हैं उससे बड़ी हो स्टार्ट लाइन। तो ये भी लिख सकते हैं, स्टार्ट लाइन इज ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ लाइंस। अच्छा, उसके बाद नंबर लाइंस में भी मसला हो सकता है कि आपके पास 100 लाइंस हो टोटल टेक्स्ट फाइल में, और आप स्टार्ट लाइन रख रहे हो 90 और नंबर लाइंस दे रहे हो उसे 100। तो 100 लाइंस तो उसके पास है ही नहीं ना, 90 से आगे की, 90 से आगे की तो सिर्फ 10 लाइंस। तो इसमें भी मसला आ सकता है, लॉजिक एरर यहाँ भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लेस लाइंस देन नम लाइंस आफ्टर स्टार्ट लाइंस, स्टार्ट लाइन से आगे नम लाइन की वैल्यू ही कम हो, स्टार्ट लाइन। ये 3 इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि राइट द प्रोग्राम कोड फॉर प्रोसीजर आउटपुट लाइंस, और वो कह रहा है कि पैरामीटर वैलिडेशन रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कि हमें पता है कि उसमें तीनों वैलिड चीज़ें ही पड़ी हुई हैं। तो प्रोसीजर आउटपुट लाइंस
इसमें सबसे पहले जा रहा है फाइल नेम। फाइल नेम की डेटा टाइप है स्ट्रिंग। उसके बाद जा रहा है स्टार्ट लाइन। उसकी डेटा टाइप है इंटीजर। उसके बाद जा रहा है नम लाइन्स। उसकी डेटा टाइप है इंटीजर। डिक्लेरेशन की जगह छोड़ दो। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि पहले स्टार्ट लाइन से एक लाइन पीछे तक ना हम लोग रीड लाइन करते जाएंगे ताकि वो लाइन ज़ाया हो जाए। बेशक हमारे पास सेव ना हो, लेकिन वो लाइन आगे चली जाए। क्योंकि रीड लाइन क्या करता है, मैंने आप लोगों को बताया कि रीड लाइन एक समझ लो फाइल का आपका पॉइंटर होता है। रीड लाइन उस लाइन को जब रीड करता है ना, साथ ही उस पॉइंटर को आगे ले जाता है। तो पहले हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंटर को स्टार्ट लाइन पे लेके आना है। स्टार्ट लाइन पे लेके आने से के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक लूप लगाएंगे फॉर का, और स्टार्ट लाइन -1 तक उसे रीड लाइन करते रहेंगे। उससे क्या होगा, वो एग्जैक्टली स्टार्ट लाइन पे पहुंच जाएगा। क्योंकि जब हम रीड लाइन स्टार्ट लाइन तक लगाएंगे ना, तो स्टार्ट लाइन को रीड करके आगे निकल चुका होगा। हमने स्टार्ट लाइन को रीड करके आगे नहीं जाना, हमने स्टार्ट लाइन से एग्जैक्ट स्टार्ट लाइन तक आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रीड फाइल करेंगे स्टार्ट लाइन -1 टाइम्स। मैं बताता हूँ क्यों। चलो आप लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ड्राई रन कर देता हूँ। 1 2 3 4 है। मुझे चाहिए, मेरी स्टार्ट लाइन है 4। ठीक है, मुझे चाहिए लाइन 4 ऑनवर्ड सब कुछ। तो मैं कितनी बार रीड लाइन्स करूंगा, मेरा ऑलरेडी पॉइंटर यहाँ पे। मैंने एक बार रीड लाइन किया तो मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। वो इस लाइन को रीड कर लेगा, पॉइंटर आगे आ जाएगा। मैंने दूसरी बार रीड लाइन किया, मेरा पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं जब तीसरी बार रीड लाइन करूंगा ना, तो मेरा पॉइंटर आ गया है जहाँ पे मुझे चाहिए, लाइन नंबर 4 पे। तो मैं कितनी बार रीड लाइन करना पड़ा अपने पॉइंटर को जहाँ पे मैंने पहुंचाना है वहां तक लाने के लिए, 3 टाइम। तो मतलब स्टार्ट लाइन -1 टाइम्स मुझे इसे रीड करना है। रीड करके ज़ाया करना है, क्योंकि अब उससे आगे जो होगा उसे मैंने आउटपुट भी करना है। तो मैं करता हूँ फॉर i = 1 to स्टार्ट लाइन -1। अच्छा, इससे पहले एक सेकंड, मुझे फाइल को ओपन कर लेने दो। ओपन फाइल, फाइल नेम फॉर रीड। फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया। उसके बाद स्टार्ट लाइन तक जाके हम लोग करेंगे रीड फाइल, फाइल नेम कॉमा फाइल डेटा, ताकि वो फाइल डेटा में सेव हो जाए। बेशक वो ओवरराइट होता रहेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें ये डेटा पढ़ना ही नहीं। उसके बाद हम कर लेंगे नेक्स्ट आई। नेक्स्ट आई के बाद अब हमारा जो लूप होगा ना, उस लूप में हमने आउटपुट करना है। क्योंकि अब जो लूप है उसमें हमारा मेन काम आ जाता है। और ये लूप कितना लगेगा, ये लूप लगेगा फॉर i = 1 to नम लाइन्स, क्योंकि अब हमें नम लाइन्स नंबर ऑफ लाइन्स पढ़नी है। यहाँ पे हम लोग करेंगे रीड फाइल, सेम चीज़, फाइल नेम कॉमा फाइल डेटा। उसके बाद हम लोग करेंगे आउटपुट फाइल डेटा, क्योंकि ये वाला डेटा हमें चाहिए। इसके बाद हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट आई। नेक्स्ट आई के बाद हम लोग करेंगे बस क्लोज फाइल नेम, क्लोज फाइल, फाइल नेम। यहाँ पे हम लोग कर देंगे एंड प्रोसीजर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। इसके बाद हम लोगों ने डिक्लेरेशन एक ही करनी है, डिक्लेयर आई एज इंटीजर। कहाँ चला गया, इधर वापस आ जाओ। डिक्लेयर आई एज इंटीजर। अच्छा, मैंने इसे 1 से लेकर नम लाइन तक क्यों चलाया। 1 से लेकर नम लाइन तक मैंने इसलिए इसलिए चलाया क्योंकि अब मुझे चाहिए नम लाइन तक की चीज़ें। नम लाइन समझ लो 10 है, तो अब ये 1 से 10 का लूप चलेगा, और उससे आगे वाली 10 लाइन, स्टार्ट लाइन को इंक्लूड करके 10 लाइन्स आउटपुट कर देगा। अच्छा, आगे आते हैं। A program is compiled without producing any errors. Describe one type of error that the program could still contain. प्रोग्राम कंपाइल तो हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंटेक्स एरर नहीं है। सिर्फ ये मतलब है। प्रोग्राम कंपाइल करना ना किसी एरर फ्री होने का चांस नहीं होता, एरर फ्री होने की कोई वो इंडिकेशन नहीं होता। वो सिर्फ होता है कि ये सिंटेक्स एरर फ्री है। अगर सिंटेक्स एरर हो तो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो रहा था। अगर कंपाइल हो रहा है इसका मतलब है कि या तो इसमें लॉजिक एरर हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, लॉजिक एरर या रन टाइम एरर की। तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, लॉजिक एरर कुड स्टिल बी देयर। अब लॉजिक एरर होता क्या है,
द प्रोग्राम माइट नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। जैसे आप उसे एक्सपेक्ट करोगे वो वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, वो आपको कोई गलत आंसर दे रहा होगा, गलत आउटपुट दे रहा होगा, लेकिन काम कर रहा होगा। अच्छा, गिव टू टेक्निक्स, इसके अलावा आप रन टाइम लिखना चाहो रन टाइम भी लिख सकते हो और उसको डिस्क्राइब कर लो। टू टेक्निक्स दैट मे बी यूज टू आइडेंटिफाई एन एरर। अच्छा, अब एरर आपने लॉजिक एरर अगर आइडेंटिफाई करना है उसके क्या तरीके हैं? लॉजिक एरर आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास होती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। हम लोग उसके कोड को, हर लॉजिक पाथ को देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि आईडीई फीचर्स, अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं वेरिएबल वॉच विंडो। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि लॉजिक एरर कहाँ पे आ रहा है, वेरिएबल वॉच विंडो से। उसके बाद सी टू रीजन वाई द यूज ऑफ लाइब्रेरी सब रूटीन्स कैन बी अ बेनिफिट। लाइब्रेरी सब रूटीन्स क्या होती हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड, ऑलरेडी आपके पास लाइब्रेरीज कुछ बनी हुई पड़ी होती हैं, आप डायरेक्टली उन्हें इंक्लूड करके अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। तो दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड। उसके अलावा दे आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर यूज। तो ये दे सेव डेवलपमेंट टाइम, क्योंकि ऑलरेडी कुछ कोड आपके पास बना हुआ पड़ा है, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। बजाय इसके कि आप हमेशा एक नया सर्चिंग एल्गोरिथम लिखो, लीनियर सर्च का कोड बार बार लिखो, आपके पास इस चीज़ की भी एक लाइब्रेरी हो सकती है जिससे आप कर सकते हो एरे डॉट सर्च। तो सिर्फ डॉट सर्च करने से आपके पास वो ऑलरेडी कोड आ जाएगा। तो बेहतर नहीं है कि आपका टाइम ही बचेगा। आ गया जो क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है फंक्शन फॉर्म आउट टेक्स एन इंटीजर पैरामीटर इन द रेंज 0 से लेके ढेर सारे 9 तक एंड रिटर्न्स अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डिपेंडिंग ऑन टू अदर पैरामीटर वैल्यूज। रिटर्न्स अ फॉर्मेट, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेटिंग में इनकॉर्पोरेट द यूज ऑफ अ प्रीफिक्स स्ट्रिंग टू बी एडेड। ठीक है, मतलब कि स्टार्ट में एक प्रीफिक्स हो सकता है उसके, कॉमा सेपरेटर, ठीक है, कॉमा सेपरेटर हो सकता है। द फंक्शन माइट बी कॉल्ड एज फॉलोज। अब ये फंक्शन ऐसे कॉल होता है, फॉर्म आउट, उसके बाद आप एक नंबर होता है, उसके बाद एक प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स में डॉलर साइन हो सकता है, यूरो का साइन हो सकता है, अब यूरो का साइन पता नहीं कैसा होता है, पीकेआर लिख सकते हैं हम लोग, मतलब कुछ भी हो सकता है जो इसके हमने इस वैल्यू से पहले लिखना है। फिर ऐड कॉमा हो सकता है। ऐड कॉमा हमारे पास एक बूलियन है जो कि अगर ट्रू हुआ तो हमने कॉमा थाउजेंड सेपरेटर लगाना है, अगर फॉल्स हुआ तो हमने थाउजेंड सेपरेटर नहीं लगाना। अच्छा, नंबर, नंबर एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, जो कि हमने फॉर्मेट करना है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वो स्ट्रिंग है जो कि हमने स्टार्ट में लगाना है। सेट एन एम्प्टी स्ट्रिंग इफ नो प्रीफिक्स इज रिक्वायर्ड, अगर प्रीफिक्स नहीं रिक्वायर्ड तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। ऐड कॉमा ये ट्रू होगा अगर हमें कॉमा चाहिए, फॉल्स होगा अगर हमें कॉमा नहीं चाहिए। अब वो कह रहा है कि फिल इन द टेबल्स फॉर टू टेस्ट कैरीड आउट फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और उसके बाद कह रहे हैं आप इसके एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग बताओ। हम लोग एक नंबर लिख लेते हैं, पहले थाउजेंड से छोटा लिख लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं 999, इसमें प्रीफिक्स डाल देते हैं डॉलर, और ऐड कॉमा को हम कर देते हैं फॉल्स। इससे क्या होगा, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग आएगा हमारे पास 999, जिसका प्रीफिक्स होगा डॉलर। अच्छा, अब हम करते हैं एक 10,000, इसका प्रीफिक्स हम लगा देते हैं टोटल, इधर पी के आर लिख देते हैं, और ऐड कॉमा को यहाँ पे हम कर देते हैं ट्रू। अब इससे क्या होगा, 10, 1 2 3, और पी के आर लिखा होगा इसके पीछे, और ये एक पूरा स्ट्रिंग होगा। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे पास आउटपुट्स आ रहे हैं। अब वो कह रहा है कि फॉर्म आउट का सीधा सीधा सूडो कोड लिखो। अब सूडो कोड में हमने करना क्या, सूडो कोड में हमारे पास ये एक इंटीजर होगा, इस इंटीजर को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे एक स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद पहला पार्ट तो आसान है ना, प्रीफिक्स वाला पार्ट तो आसान है, वो हम इनमें कर सकते हैं। उससे पहले हमने देखना है इफ ऐड कॉमा, अगर ऐड कॉमा ट्रू है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमने सिर्फ थाउजेंड सेपरेटर लगाना है, उससे आगे कोई भी नहीं लगाना। थाउजेंड सेपरेटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरे की लेंथ निकालेंगे, हमें तो नहीं पता ये कितना बड़ा है, इसकी लेंथ निकाल के उसमें से हम 3 माइनस करेंगे। 3 माइनस करेंगे, उससे हमारे पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमने कॉमा कहाँ लगाना है, कॉमा हमने लगाना है इसे दरम्यान में से सेपरेट करना है ना, ये तीन अलग करने हैं, ये तीन अलग करने हैं स्ट्रिंग में, और इनके दरम्यान में कॉमा को कंकैटिनेट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेंथ निकालेंगे, उसकी लेंथ में से 3 को माइनस कर देंगे। जब हमने 3 को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाएगी 2। जब 2 आ गई ना तो हम लोग करेंगे लेफ्ट,
ये जो स्ट्रिंग है इसका स्ट्रिंग होगा कॉमा वो वाली कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि होगी लेंथ -3, उसको कंकैटिनेट करेंगे हम कॉमा के साथ, उसको कंकैटिनेट कर देंगे हम लोग राइट स्ट्रिंग कॉमा 3 के साथ। इससे क्या होगा, इधर जितने भी, चलो ये ले लेते हैं। अब इसकी लेंथ क्या निकलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेंथ निकला है, 8 में से 3 निकालो, कितने, 5 बच के। तो लेफ्ट स्ट्रिंग कॉमा 5, इससे क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पे हो गए, अलग हो गए। तो 1 1 2 3 4 ये 5 हो गए, उसके बाद कंकैटिनेट हो गया कॉमा, उसके बाद आगे राइट 3। तो यही हमें आउटपुट करना है। उसके बाद एंड में हम लोग इसके साथ कंकैटिनेट कर लेंगे इसका प्रीफिक्स, एंड में उसके स्टार्ट में कंकैटिनेट कर लेंगे, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा बन जाएगा। आई होप आप लोगों को अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको डायरेक्टली मैं कोड करूंगा। नीचे आ जाते हैं। फॉर द फंक्शन फॉर्म आउट, अच्छा फॉर्म आउट को हम लोग करेंगे, इसका सूडो कोड लिखते हैं। फंक्शन है तो फंक्शन फॉर्म आउट, इसके दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर्स क्या हैं, नंबर जो कि है इंटीजर, उसके बाद दूसरा पैरामीटर क्या है, प्रीफिक्स जो कि है स्ट्रिंग, उसके बाद तीसरा है ऐड कॉमा जो कि हमारे पास एक बूलियन। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न एक स्ट्रिंग ही कर सकता है, वापस उसे हम इंटीजर में तो रिटर्न नहीं कर सकते, डिक्लेरेशन की जगह छोड़ दो। जगह छोड़ने के बाद हम लोग अब सबसे पहले करेंगे रिटर्न स्ट्रिंग। रिटर्न स्ट्रिंग को हम लोग क्या देते हैं, एम्प्टी, सॉरी एम्प्टी नहीं, नम टू स्ट्रिंग, जिसमें हम लोग ये नंबर ले आएंगे। नंबर आ गया हमारे पास। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे हमें ऐड कॉमा चाहिए या नहीं। इफ ऐड कॉमा, अगर ऐड कॉमा ट्रू है, देखो ऐड कॉमा अब एक बूलियन है, जब इफ के आगे एक बूलियन आ जाता है ना, तो हमें इज इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बूलियन इटसेल्फ, इफ के आगे हमेशा एक बूलियन ही ऐड करना होता है। जब अगर मैं ऐसा करता हूँ ना, इफ रिटर्न स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी, ये इज इक्वल टू एक ऑपरेटर है हमारे पास, जो ऑपरेटर क्या करता है, अपने राइट वाली साइड को और लेफ्ट वाली साइड को चेक करता है, और अगर वो दोनों इक्वल हैं तो ट्रू, इस पूरी जगह पे ट्रू आ जाता है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इस पूरी जगह पे फॉल्स आ जाता है। तो इफ के आगे बस, इफ के आगे जो एक कंडीशन लगी होती है ना, वो बेसिकली इवैल्यूएट हो रही होती है एक बूलियन पे। तो अगर आपके पास एक बूलियन ही है तो आप डायरेक्टली बूलियन लिख सकते हो, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इटसेल्फ एक फिर बूलियन बनेगा। एक इक्वल ऑपरेटर है, वो लेफ्ट पे देखेगा, लेफ्ट पे भी ट्रू है, राइट पे भी ट्रू है, तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो इसके बजाय आप यही कर दो, इफ ऐड कॉमा, अगर मैंने किसी चीज़ के फॉल्स को देखने के, अगर मुझे इज इक्वल टू फॉल्स, तो इफ नॉट ऐड कॉमा कर दो, ऐसे ये चल जाता है। अच्छा उसके बाद इफ ऐड कॉमा, ऐड कॉमा अगर ट्रू है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमें लेंथ चाहिए उसकी, लेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रिटर्न स्ट्रिंग। लेंथ निकाल ली, लेंथ के बाद अब हमें चाहिए लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स, लेफ्ट कैरेक्टर्स जो कि कॉमा से लेफ्ट होंगे, उसे मैं कर देता हूँ। अच्छा इसके लिए एक और कंडीशन भी है, वो कंडीशन ये है कि हमारे जो ये कैरेक्टर्स हैं, ये इसकी लेंथ 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 3 है तो वो मतलब कि हंड्रेड्स में ना, उसे 1000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इफ लेन इज ग्रेटर देन 3, उस केस में सिर्फ लेफ्ट कैरेक्टर्स इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ रिटर्न स्ट्रिंग कॉमा लेन -3, लेंथ में से 3 निकाल के वो लेफ्ट पे असाइन कर दो। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने रिटर्न स्ट्रिंग को असाइन करनी है चीज़ें। रिटर्न स्ट्रिंग में हम लोग करेंगे लेफ्ट कैरेक्टर्स, उसको कंकैटिनेट करेंगे कॉमा के साथ, उसको कंकैटिनेट करेंगे, चलो राइट कैरेक्टर्स भी बना लेते हैं, वैसे मैंने सोचा था कि राइट कैरेक्टर्स यहाँ पे हो जाएगा राइट रिटर्न स्ट्रिंग कॉमा 3। अब यहाँ पे हम लोग कह देते हैं राइट कैरेक्टर्स
तो लेफ्ट कैरेक्टर्स कॉमा राइट कैरेक्टर्स, इससे हमारे पास रिटर्न स्ट्रिंग बन जाएगा। इसको यहाँ पे कर देते हैं एंड इफ। उसके बाद इसको भी एंड इफ कर देते हैं। अब मेन चीज़ पे आते हैं। मेन चीज़ है हमारे पास रिटर्न स्ट्रिंग। इसके पीछे हमने लगाना है प्रीफिक्स, तो हम करेंगे प्रीफिक्स कंकैटिनेटेड विद रिटर्न स्ट्रिंग। यहाँ पे अब हमारा रिटर्न स्ट्रिंग बन गया है, तो हम इसको कर देते हैं रिटर्न रिटर्न स्ट्रिंग। यहाँ पे हम लोग कर देंगे एंड फंक्शन। तो क्लियर है ये चीज़, मैंने एक्सप्लेन भी कर दी थी आप लोगों को पहले। डिक्लेयर रिटर्न स्ट्रिंग कॉमा लेफ्ट कैरेक्टर्स कॉमा राइट कैरेक्टर्स, ये सब कुछ आ जाएगा हमारे पास एक स्ट्रिंग। उसके बाद हमने डिक्लेयर करना है लेंथ। ठीक है, सिर्फ लेंथ को ही करना है। ये हमारे पास आ जाएगा इंटीजर। सिंपल सा ही प्रोग्राम था। अगर आपकी लेंथ 3 से बड़ी है, मतलब वो 1000 में आ जाता है, तो हमने उसको सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करना है कि लेंथ में से 3 निकाल दो राइट वाले, बाकी सबको लेफ्ट पे ले आओ। फिर राइट वाले अलग करो। इन दोनों को हमने दरम्यान में से स्प्लिट कर दिया जहाँ पे कॉमा होना चाहिए, फिर इनको जोड़ दिया कॉमा के साथ। सिंपल सा था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, अ मैसेज में कंटेन सेवरल हैशटैग्स। हैशटैग इज, आपको पता है हैशटैग क्या होता है, कि बेसिकली हैश होता है, फिर उसके बाद ढेर सारे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। हैशटैग टर्मिनेट कब होता है, जब उसके या तो स्पेस कैरेक्टर आ जाए द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट हैशटैग, या आगे एक और हैश आ जाए, या कोई भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर आ जाए। नॉन अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, मतलब कि या ना नंबर हो ना कोई और अल्फ़ाबेट हो, और बाय द एंड ऑफ मैसेज। ये 3 4 कंडीशंस है एक हैशटैग के खत्म होने की। एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में अब हमारे पास ये हैशटैग क्यों खत्म हो रहा है, इसके आगे एक स्पेस आ रही है। ये हैशटैग क्यों खत्म हो रहा है, स्पेस आ रही है। ये हैशटैग क्यों खत्म हो रहा है, यहाँ पे मैसेज खत्म हो रहा है। द हैशटैग्स आपको, ठीक है, हैशटैग्स बता दिया। उसके बाद प्रोग्राम इज बीइंग डेवलप्ड, ठीक है, अ ग्लोबल 1D array tag string will store each hashtag in a single element. Unused array element will contain an empty string. इसमें 10,000 एलिमेंट्स की जगह है। उसके बाद आपको ये 3 बता दिए, और वो कह रहा है कि गेट इंडेक्स लिखो। गेट इंडेक्स लिख लेते हैं। गेट इंडेक्स क्या करता है, कॉल्ड विद द हैशटैग एज अ पैरामीटर। आपको एक पैरामीटर दिया होगा जिसमें हैशटैग इटसेल्फ होगा। आपने क्या करना है, रिटर्न द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द हैशटैग इन द एरे टैग स्ट्रिंग। तो आपने टैग स्ट्रिंग में लीनियर सर्च लगाना है, और उसकी पोजीशन बता देनी है, उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। रिटर्न्स द वैल्यू -1 इफ द हैशटैग इज नॉट प्रेजेंट। तो हम लोग इनिशियलाइज क्या करेंगे अपने इंडेक्स को -1, ताकि अगर हमें नहीं मिलता तो हम लोग वही रिटर्न कर दें। अब इस फंक्शन का लिख लेते हैं, फंक्शन गेट इंडेक्स, जिसमें होगा हमारे पास टैग जो कि है एक स्ट्रिंग, और ये रिटर्न करेगा हमारे पास इंटीजर। लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, बहुत सिंपल है। अच्छा, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फाउंड बना देते हैं। फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, ताकि हमें जैसे ही मिले हम लोग उसी टाइम लूप से एग्जिट कर जाए। आगे आ जाते हैं। आगे हमने क्या करना है, इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स को हम लोग क्या देते हैं 1। इंडेक्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमने एक वाइल लूप लगाना है। वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, एक 10,000 एंड नॉट फाउंड। नॉट फाउंड क्यों लगाया, जब तक फाउंड फॉल्स है तब तक ये चलेगा। अच्छा, अब क्या करना है, इफ टैग स्ट्रिंग एरे में हमने सर्च करना है टैग स्ट्रिंग इंडेक्स इज इक्वल टू टैग। अगर टैग स्ट्रिंग इंडेक्स में वो हैशटैग मिल जाता है, उस केस में हमने क्या करना है, फाउंड को हमने कर देना है फॉल्स, सॉरी ट्रू। एल्स अगर नहीं मिलता, उस केस में हमने क्या करना है, इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देना है, ताकि वो आगे सर्च करे। यहाँ पे आ गया एंड इफ, एंड इफ के बाद आ गया एंड वाइल। सिंपल सा प्रोग्राम था। इसके बाद हम लोग अब डायरेक्टली क्या कर देंगे, इफ फाउंड। अगर आपको मिला है, उस केस में हमने क्या करना है, रिटर्न इंडेक्स कर देना है। एल्स हमने रिटर्न कर देना है -1। इसका एक सिंपल तरीका है, वो कर लेते हैं। इफ नॉट फाउंड, अगर हमें मिला ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स को -1 इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद एक ही बार रिटर्न इंडेक्स कर देते हैं। अगर हमें मिला है तो इंडेक्स रिटर्न होगा, नहीं मिला तो -1 रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद एंड फंक्शन, आई डोंट थिंक इसमें एक्सप्लेन करने की कुछ जरूरत है। बिल्कुल सिंपल सा लीनियर सर्च का प्रोग्राम था। डिक्लेरेशंस कर देते हैं यहाँ पे।
डिक्लेयर फाउंड एज boolean, डिक्लेयर इंडेक्स एज इंटीजर, और हमने कुछ यूज़ किया नहीं किया। अच्छा देख लो एक बार, हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, समझ लो ये पूरी एरे अटैक स्ट्रिंग की 10,000 की, हम लोग जाते जा रहे हैं, एक हमारे पास फाउंड है, फाउंड की वैल्यू है अभी फॉल्स, फाउंड की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है फॉल्स। हम लोग सर्च कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें मिला नहीं मिला, यहाँ पे मिला नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। इंडेक्स की वैल्यू 1 2 3 4 होगी अभी, इंडेक्स की वैल्यू 5 पे समझ लो हमें मिल जाता है। जैसे ही हमें मिलता है तो फाउंड को हम लोग कर देते हैं ट्रू, फाउंड को हमने ट्रू कर दिया, अब इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई, इंडेक्स की वैल्यू 5 ही पड़ी हुई। फिर हम नीचे आए, हमने कहा इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिला, अच्छा फाउंड की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो नॉट फाउंड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब इफ के आगे जब फॉल्स आ जाता है ना, तो जो देन वाली कंडीशन है वो नहीं चलती, एल्स वाली हो तो चलती है, एल्स वाली नहीं है तो मतलब ये चलेगा ही नहीं, एंड इफ से आगे आ जाएगा, एंड इफ से आगे आएगा रिटर्न इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू क्या थी 5, 5 रिटर्न हो गया। अब लेट से हमने 10,000 तक चले गए, हमें मिला ही नहीं, तो इंडेक्स की वैल्यू अभी तक फिर क्या होगी, फॉल्स होगी उस केस में, मतलब उस केस की बात कर रहा हूँ जिस केस में हमें मिला ही नहीं है। अब इफ नॉट फाउंड जब होगा तो नॉट फॉल्स क्या होता है, नॉट फॉल्स ट्रू हो जाता है, उस केस में इंडेक्स -1 हो जाएगा, फिर इंडेक्स ही रिटर्न होगा तो वो -1 रिटर्न कर देगा इन केस नहीं मिला। तो दोनों केसेस हमारे काम कर रहे हैं। ये जो भी हमने किए ना इसे कहते हैं हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें हम लोग दोनों लॉजिकल पाथ्स देख रहे होते हैं। अच्छा अब आगे आ जाओ, आगे वो कह रहा है कि गेट स्टार्ट लिखो, गेट स्टार्ट में क्या कर रहा है, गेट स्टार्ट में वो कह रहा है कि कॉल विद टू पैरामीटर्स अ मैसेज स्ट्रिंग, एक मैसेज गिवन होगा, उसके बाद एन इंटीजर गिविंग द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड हैशटैग, फॉर एग्जांपल गेट स्टार्ट मैसेज 3 would search for the third hashtag in the string message। तो अब वो क्या कह रहा है, गेट स्टार्ट हमने क्या करेगा, वो बोलेगा कि मुझे थर्ड हैशटैग चाहिए इस मैसेज में से, उसका जो पहला इंडेक्स है ना जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, मुझे वो चाहिए। अच्छा रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द स्टार्ट पोजीशन ऑफ द हैशटैग इन द मैसेज, और वैल्यू -1 इफ द हैशटैग डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो हैशटैग आपको मिल जाता है तो आपने उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है ना वो रिटर्न कर देनी है, अगर नहीं मिलता है तो आपने -1, लेट से मैं कहता हूँ हेलो हैशटैग वर्ल्ड, और अब मैं ये कॉल करता हूँ मैसेज कॉमा 1 पे, मतलब कि मुझे इसका फर्स्ट हैशटैग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा क्या ये हैशटैग है, नहीं है, हैश है नहीं है, 3 4 5 6 7th पे मुझे हैश मिल गया, ये पहला हैश ही है, बिल्कुल पहला हैश ही, मैं काउंट रखूंगा कि किस हैश पे मैं खड़ा हूँ। तो अब इसका मैंने इंडेक्स रिटर्न करना है इसकी, ये जिस वैल्यू पे है, ये किस वैल्यू पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रिटर्न हो जाएगा कि 7 से आगे हमारा वो हैश टैग स्टार्ट हो जाता है जो हमें चाहिए था। तो हमें इसमें हैश काउंट भी रखना होगा जो कि काउंट करेगा कि अभी हम कितने हैश टैग्स हम गुजार चुके हैं, और इसके अलावा हमें इंडेक्स भी रखना होगा जहाँ जो काउंट रख रहा होगा कि हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, और उसके अलावा हमारा एक करंट इंडेक्स भी होगा जो कि काउंट रख रहा होगा कि हमने कितनी कैरेक्टर आइसोलेशन कर ली है, क्योंकि हमें ये करना ही कैरेक्टर आइसोलेशन से है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन देख लो इतना मुश्किल नहीं है, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फंक्शन गेट स्टार्ट, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, एक मैसेज होगा, मैसेज की डेटा टाइप है स्ट्रिंग, साथ एक होगा हैश नम, जो कि है कि इंटीजर के कौन सा हैश टैग हमें चाहिए। अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर जो कि स्टार्टिंग पोजीशन होगी उस स्पेसिफिक हैश नम की। अब हम लोग करते हैं एक इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, उसके बाद हम करते हैं काउंट, या हैश काउंट कर दो, ये काउंट करेगा कि हम कितने हैशटैग्स गुजार चुके हैं। उसके बाद हम लोग रखते हैं एक रिटर्न इंडेक्स, रिटर्न इंडेक्स में होगा, चलो इसको स्टार्टिंग पोजीशन कर दे, स्टार्ट पोजीशन, इसको हम लोग रखते हैं बाय डिफॉल्ट -1, ताकि स्टार्ट पोजीशन जब अपडेट होगा तो उसमें वो स्टार्टिंग पोजीशन आ जाएगी, वरना इसमें बाय डिफॉल्ट -1 होगा जो कि रिटर्न हो जाएगा। अब हम लोग लूप लगाते हैं, वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ मैसेज, लेंथ ऑफ मैसेज तक ये आइटरेट करना है हमने, एंड काउंट इज लेस देन हैश नम, काउंट क्या कर रहा है, सॉरी हैश काउंट है। तो हमारे पास दो कंडीशंस एग्जिट करने की, एक तो ये है कि जैसे ही हैश काउंट हमारा ना हैश नम से बड़ा होगा, इसका मतलब है कि हमें वो हैश नंबर मिल गया तब भी एग्जिट कर दो। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई हमारा इंडेक्स ही अब एक्सीड कर रहा है पूरी मैसेज, हमने आइटरेट कर लिया और अभी तक हमें हैश थर्ड हैश टैग नहीं मिला, या फोर्थ हैश टैग या जो भी हैश नंबर वाला हैश टैग है वो नहीं मिला, तो इसका मतलब है तब भी एग्जिट कर दो। अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले कैरेक्टर आइसोलेशन करनी है मिड,
मैसेज कॉमा इंडेक्स कॉमा 1। अब हम देखेंगे इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू हैश। अगर वो हैश के इक्वल है उस केस में हमने क्या करना है, काउंट को हमने इंक्रीमेंट कर देना है, हैश काउंट को। हैश काउंट को इंक्रीमेंट करने के बाद अब हमने देखना है कि वो हैश नम के इक्वल तो नहीं हुआ। समझ लो पहला हैश, पहली बार हमें हैश टैग मिलता है, अब हैश काउंट हो गया 1 और हमारा हैश नम 1 ही था। इसका मतलब है कि हमें मिल गया। इफ हैश काउंट, जो हमारा हैश काउंट था वो इक्वल हो गया हैश नम के, जो कि हमें चाहिए। उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में हमने जो स्टार्टिंग पोजीशन थी ना हमारी, वो हम सेट कर देंगे इंडेक्स पे, क्योंकि हाँ भाई यही इंडेक्स है जिसका हमें हैशटैग चाहिए था। इसको कर देते हैं हम एंड इफ। एंड इफ के बाद इसको भी एंड इफ कर देते हैं। इस एंड इफ के बाद हम लोग कर लेंगे इंडेक्स को इंक्रीमेंट, क्योंकि इंडेक्स तो आगे जाना ही है इंडेक्स ने। दोनों इफ से बाहर क्यों कर रहे हैं, ताकि वो हर केस में इंक्रीमेंट होता रहे, कहीं पे फंसे ना। एंड वाइल, एंड वाइल के बाद अब हमने डायरेक्टली कर देना है रिटर्न स्टार्ट पोजीशन, क्योंकि या तो उसमें -1 पड़ा होगा या उसमें गिवन इंडेक्स पड़ा होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं और दोनों पॉसिबिलिटीज को हमने केटर कर लिया। एक बार चलो मैं ये डिक्लेरेशंस कर लूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। डिक्लेयर इंडेक्स कॉमा हैश काउंट कॉमा स्टार्ट पोजीशन, ये तीन हो जाएंगे हमारे पास इंटीजर। उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे CHR एज कैरेक्टर, और हमारे पास कोई है, ठीक है। अच्छा अब एक बार देख लो, हमने तीन चार ये वेरिएबल्स क्यों बनाए। ये जो हैश काउंट है ना, ये काउंट करेगा कि हम किस हैशटैग नंबर पे पहुंच गए। अगर मेरे पास एक मैसेज है जिसमें एक हैशटैग यहाँ पे है, फिर एक हैशटैग यहाँ पे है, फिर एक हैशटैग यहाँ पे, और मुझे चाहिए दूसरा हैशटैग, तो मुझे हैश काउंट रखना है ना कि ये, जैसे ही मैं इस जगह पे आऊंगा मैं कहूंगा हैश काउंट हो गया 1, जैसे ही मैं इस इंडेक्स पे आऊंगा मैं कहूंगा हैश काउंट हो गया 2। अब हैश काउंट 2 हो गया और मुझे हैशटैग नंबर भी 2 ही चाहिए था, तो मतलब मुझे ये वाला हैशटैग चाहिए था। तो मैं जो इस पे इंडेक्स पोजीशन होगी ना, इंडेक्स पोजीशन हर बार इंक्रीमेंट हो रही होगी कि हाँ भाई अभी फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ, फिफ्थ, जितने कैरेक्टर्स गुजरे होंगे। तो ये समझ लो कैरेक्टर नंबर 10 है तो इंडेक्स का नंबर भी अभी 10 ही होगा। तो मैं स्टार्ट पोजीशन जो कि मैंने रिटर्न करना है उसको मैं कर दूंगा इंडेक्स के इक्वल। इंडेक्स था 10 तो ये हो जाएगा 10, और रिटर्न कर देगा 10 कि 10th नंबर पे आपका दूसरा हैशटैग पड़ा हुआ है। इन केस हमें दूसरा हैशटैग कभी मिलता ही नहीं है, जो पूरा मैसेज है उसमें बस एक हैशटैग है, फिर आगे आगे मैसेजेस हैं और खत्म हो जाता है। तो जैसे ही वो खत्म होगा ना, वो देखेगा कि अभी दूसरा हैशटैग आया ही नहीं, तो स्टार्ट पोजीशन रिटर्न कर दो -1, क्योंकि दूसरा हैशटैग एग्जिस्ट नहीं करता। अब आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब वो कह रहा है कि गेट टैग लिखो। गेट टैग क्या करता है, कॉल्ड विद टू पैरामीटर्स अ मैसेज स्ट्रिंग एन इंटीजर गिविंग द हैशटैग स्टार्ट पोजीशन विद द मैसेज। एक मैसेज स्ट्रिंग होगा, एक इंटीजर होगा गिविंग द हैशटैग स्टार्टिंग पोजीशन। तो एक मैसेज होगा, एक आपके पास होगी स्टार्टिंग पोजीशन मैसेज के अंदर, मतलब कि जो हमने अब स्टार्टिंग पोजीशन पहले रिटर्न करवाई थी ना 10, अब वो गेट टैग में हमें वो मिलेगी, और हमने क्या करना है, रिटर्न अ हैशटैग और एन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ द कैरेक्टर इन द मैसेज एट द हैशटैग इज नॉट हैश। तो हम लोगों ने क्या करना है, अब उस कैरेक्टर पे जाना है, उस कैरेक्टर से आगे जो पूरा का पूरा हैश टैग है ना 10 है समझ लो, 10 पे एक हैश टैग है। तो हमने क्या करना है कि हैश टैग HELLO, ये पूरा का पूरा हमने एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न करना है। अच्छा अब इसकी कोडिंग हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, इतना मुश्किल ये भी नहीं है। अच्छा एक बात का ख्याल रखना कि उसने हमें कहा हुआ है कि अगर वो हैश टैग नहीं है उस जगह पे, समझ लो 10th पे मैं जाता हूँ, 10th पे मेरे पास H पड़ा हुआ है, यहाँ पे हैश टैग होना चाहिए, हैश है ही नहीं। तो उसकी में हमने उस केस में एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देना। फंक्शन गेट टैग, इसमें हमारे पास होगा एक मैसेज, मैसेज की डेटा टाइप है स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास होगा पोजीशन, जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर, और ये रिटर्न करता है हमारे पास एक स्ट्रिंग। डिक्लेरेशंस की जगह छोड़ दो।
अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं रिटर्न स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर लेते हैं। रिटर्न स्ट्रिंग को हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हम लोग करेंगे, सबसे पहले हमने एक कंडीशन देखनी है कि उस स्पेसिफिक जगह पे पड़ा हुआ गया। इफ मिड मैसेज कॉमा पोजीशन कॉमा 1 इज इक्वल टू हैश, चेक करना है। उस केस में हम लोगों ने अब ये सब कुछ करना है, क्योंकि अगर वो हैश है ही नहीं तब तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तब तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर देंगे। अब उस केस में हमने क्या करना है, हम लोग रिटर्न स्ट्रिंग में करेंगे अब एक इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स को हम लोग देते हैं पोजीशन। पोजीशन देने के बाद अब हम एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल पोजीशन क्यों दे दी मैंने, क्योंकि अब इसका मतलब है कि हमारा हैश टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जब हैश टैग हमारा वहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि अब हम आगे जा सकते हैं। एक काम करते हैं, बल्कि जो हैश है ना वो उसे तो इंक्लूड कर ही लेते हैं। रिटर्न स्ट्रिंग इज इक्वल टू हैश, और इसको उससे अगली पोजीशन देते हैं। ये मैं बताता हूँ क्यों करना है हमने। इस वजह से करना है क्योंकि अभी हमने चेक्स भी लगाने हैं इस लूप को एग्जिट करने के। और एग्जिट लूप करने के इसको हम कह देते हैं एंड ऑफ। एंड एंड को हम लोग कह देंगे फॉल्स। एंडिंग की कुछ कंडीशन है कि अब हमारा हैशटैग एंड हो गया, उसको हम लोगों ने कर दिया फॉल्स। तो वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ मैसेज। पहली कंडीशन तो ये है ना कि मैसेज ही खत्म हो गया आपका। एंड नॉट एंड टैग, नॉट एंड, या जब तक एंड नहीं होता। अब एंड की क्या कंडीशंस है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर निकालेंगे। कैरेक्टर आइसोलेशन की हमने, सी एच आर इज इक्वल टू मिड मैसेज कॉमा इंडेक्स कॉमा 1। हमने एक कैरेक्टर आइसोलेट कर लिया। अब उस कैरेक्टर को आइसोलेट करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले उसे चेक करना है। तो हम लोग टेस्ट में डाल के उसे चेक करते हैं। टेस्ट इज इक्वल टू अपर केस। अपर केस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, अब अपर केस में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि अब हमने इंश्योर करना है कि वो या तो कोई नंबर है या तो वो एक अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट में अगर आप उसे अपर केस में कन्वर्ट नहीं कर रहे, फिर आपको अल्फ़ाबेट के दो चेक्स लगाने पड़ेंगे। उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए कि मुझे सिर्फ अपर केस का चेक लगाना पड़े, मैं उस अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ टेस्ट को। अब मैं क्या कहूँगा, इफ टेस्ट इज इक्वल टू स्पेस। अब मैंने सारी एग्जिटिंग कंडीशंस लगानी कि किस केस में हमारा हैशटैग खत्म हो रहा होता है। पहली कंडीशन ये है कि वो स्पेस होता है, और टेस्ट इज इक्वल टू हैश। इसलिए ये जो अब मैं ये कंडीशन है ना, टेस्ट इज इक्वल टू हैश, इसलिए मैंने रिटर्न स्ट्रिंग को पहले ही हैश से इनिशियलाइज करके इंडेक्स को आगे ले गया हैश से। वरना क्या होता है, वरना वो जैसी पहली कंडीशन जो पहला हैश है ना उसी देख के वो एग्जिट कर देता। तो मैंने पहला हैश इंक्लूड कर दिया, उसके बाद जो नंबर, उसके बाद से जो कैरेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं ना, वहां से हम लोग देख रहे हैं कि दोबारा कोई हैश तो नहीं आ रहा, क्योंकि दोबारा हैश आने का मतलब है कि पहला वाला खत्म हो रहा है। और इसके अलावा क्या कंडीशन है कि वो इन दोनों में से कोई एक ना हो, कोई नंबर भी ना हो, कोई कैरेक्टर भी ना हो, अल्फाबेट भी ना हो। और नॉट टेस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड टेस्ट इज लेस देन इक्वल टू जी। और टेस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड टेस्ट इज लेस देन इक्वल टू 9। अच्छा, अभी मैंने कुछ कंडीशंस लिखी हैं जिसके ऊपर मैंने इस पूरे को इंक्लोज कर दिया नॉट के साथ। नॉट के साथ क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास एक गिवन कंडीशन थी कि हैशटैग कब खत्म हो जाता है, जब कोई वो अल्फा न्यूमेरिक नॉन अल्फा न्यूमेरिक हो जाए। तो नॉन अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब है, नॉन अल्फा न्यूमेरिक। आई बात समझ में, मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक ना हो। अल्फा न्यूमेरिक होने की क्या कंडीशन है, अल्फा न्यूमेरिक होने की क्या ये कंडीशन है कि टेस्ट ए से बड़ा, जी से छोटा हो, या फिर टेस्ट 0 से बड़ा और 9 से छोटा हो। ये दो अलग कंडीशन है ना, एक न्यूमेरिक कंडीशन, एक अल्फाबेटिक। वो कह रहे हैं जब ना हो उस केस में हम लोग ये सारी एग्जिटिंग कंडीशंस लगा रहे हैं कि हमने किस केस में एग्जिट कर देना है, किस केस में एंड को हमने ट्रू करना है।
ठीक है ना? तो उसकी पूरी कंडीशन ये हो जाएगी कि अल्फा न्यूमेरिक ना हो, या फिर कोई स्पेस हो, या फिर कोई हैश हो। ये तीन कंडीशंस थी। इन तीन कंडीशंस की बेस पे अगर इन तीन में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है, उस केस में हमने क्या करना है? उस केस में हमने देन, अगर इनमें से कोई भी ट्रू है, उस केस में हमने क्या कर देना है? एंड को हमने कर देना है ट्रू। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, तो एल्स पार्ट पे आ जाएंगे। उसमें हमने क्या करना है? रिटर्न स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर देना है हमने अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग को। अब हम अपर केस वाले को नहीं करेंगे, इसीलिए टेस्ट को मैंने अलग से अपर केस किया था। हम लोग कैरेक्टर को करेंगे, कैरेक्टर जिस तरह भी था, रिटर्न स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर। तो जैसे भी कैरेक्टर था वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे पता नहीं क्यों देने लगा हुआ है। अब हम लोग कर देंगे एंड इफ। एंड इफ के बाद हम लोगों ने करना है, अब यहाँ पे हम लोग इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट इंडेक्स पे भी तो देखना है ना। एंड वाइल, अब इसके बाद हम लोगों ने सिंपली क्या करना है? अच्छा, एक बार थोड़ा सा इस कोड को रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है? सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमें पोजीशन गिवन है उस पर हैश टैग स्टार्ट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उसने हमें कोई पोजीशन दी हो जहाँ पे हैश एग्जिस्ट ही ना करता हो। अगर वो एग्जिस्ट करता है, तो हमने क्या करना है कि रिटर्न स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर देना हैश से, क्योंकि पहला कैरेक्टर तो हैश ही है। और इंडेक्स हमने स्टार्ट करना है पोजीशन +1 से, क्योंकि पोजीशन पे हैश था। पोजीशन से +1 पे हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो जाएगा, समझ लो। अगर वो है हैश टैग पेपर्स रॉक, उसके बाद इज द बेस्ट। ठीक है, अब एक स्पेस आ रही है, तो मैंने उसे ये पोजीशन दे दी। ये पोजीशन समझ लो 10 थी। तो मैंने देखा कि 10th पोजीशन पे हैश ही पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। आगे आ जाओ, रिटर्न स्ट्रिंग में हमने डाल दिया हैश। रिटर्न स्ट्रिंग में यहाँ पे बना लेता हूँ, रिटर्न स्ट्रिंग में आ गया हैश। उसके बाद एंड को उसने कह दिया फॉल्स। फॉल्स एंड के बाद अब वो क्या कह रहा है? वाइल इंडेक्स इज लेस देन लेंथ। जब तक इंडेक्स इंडेक्स तो अभी हमारा यहाँ पे है ना, इंडेक्स आगे बहुत बड़ी लेंथ पड़ी है, एंड नॉट एंड। जब तक एंड भी नहीं होता, एंड हमारा अभी तक फॉल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे? कैरेक्टर उठाएंगे इंडेक्स वाला, और इंडेक्स है पोजीशन +1, मतलब कि यहाँ पे। तो हमने पी को उठा लिया। पी को हमने अपर केस में कन्वर्ट किया। अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद हमने देखा क्या पी इसके इक्वल है? नहीं है। इसके इक्वल है? नहीं है। और इन दोनों में से किसी के इक्वल है? इसके इक्वल है। और इसको हमने कर दिया नॉट। तो नॉट ट्रू, सॉरी नॉट फॉल्स। एक सेकेंड, नॉट ट्रू, हाँ, क्योंकि ये कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू, और इसको हम जब नॉट करेंगे तो ये हो जाएगी फॉल्स। तो ये सारी कंडीशंस फॉल्स हैं, सारी कंडीशंस फॉल्स हैं, तो एल्स में जाएंगे। एल्स में हमने रिटर्न स्ट्रिंग के साथ इसको कंकैटिनेट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हैश टैग पी। उसके बाद इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे, इंडेक्स इंक्रीमेंट करके आ जाएगा ए पे। ए भी देखेगा, ना स्पेस है ना हैश टैग है, और इस पूरे का नॉट ही है। इस पूरे का नॉट भी फॉल्स है, क्योंकि ये चीज़ ट्रू हो रही है और इसको हमने नॉट करना है। तो फिर से वो एल्स पे आ जाएगा। बार बार हमने उसे लाना ही एल्स पे जब तक हमारा वो चल रहा है। तो ये जब पूरा पेपर रॉक लिखा जाएगा, उसके बाद ये स्पेस आ जाएगी। जब इस स्पेस पे हम लोग आएंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो एंड ट्रू हो जाएगा, और इसको कंकैटिनेट नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद नॉट एंड होगा। नॉट एंड जब हमारे पास नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू फॉल्स होता है, तो हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा। तो हमारा लूप पूरा पेपर्स डॉक लिख के उसके बाद एग्जिट कर देगा। तो ये सारी हमारी एग्जिट करने की कंडीशंस है। इसके बाद हम लोगों का एक टेस्ट केस रह गया। वो टेस्ट केस ये है, एंड वाइल के बाद एक और एंड इफ भी कर देते हैं, ताकि मेन एंड इफ हमारा खत्म हो जाए। अगले पेज से शुरू करते हैं। अब हमने एक और चीज़ देखनी है कि अगर हमारी लेंथ रिटर्न स्ट्रिंग की 1 के इक्वल हो। ये कब हो सकता है? ये उस केस में हो सकता है जब हमारा जो हैश था ना, वो आखिरी बिल्कुल कैरेक्टर था। तो अब हमारे पास हैश टैग कुछ आया ही नहीं। ये उसने यहाँ पे बोला हुआ भी था। ठीक है, यहाँ की इसलिए बोला था हैश टैग इज नॉट, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न स्ट्रिंग को
एम्प्टी कर देंगे, क्योंकि उसकी लेंथ 1 होने का क्या मतलब है कि सिर्फ हैश है, सिर्फ हैश तो हमने आउटपुट करना ही नहीं है। इसके बाद हम लोग कर देंगे रिटर्न रिटर्न एस टी आर, जिसके बाद हम लोग कर देंगे एंड फंक्शन। आई होप आप लोगों को ये सारा क्लियर है। मैंने थोड़ा सा कोशिश की है अपनी तरफ से पूरी कि आप लोगों को ये प्रॉपरली समझ आ जाए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। डिक्लेयर रिटर्न स्ट्रिंग कॉमा टेस्ट और कैरेक्टर, तो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ठीक है, रिटर्न स्ट्रिंग, हमारे पास स्ट्रिंग आ गया। डिक्लेयर इंडेक्स कॉमा, ठीक है, इंडेक्स ही है एक, ये हमारे पास आ जाएगा इंटीजर। उसके बाद डिक्लेयर एंड एज बूलियन, उसके बाद डिक्लेयर सी एच आर कॉमा टेस्ट एज कैरेक्टर्स। ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अच्छा, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। चलो एक काम करते हैं, इसको ड्राई रन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ये कंडीशंस है ना, मुझे बस इसका डर है कि आप लोगों को प्रॉपर्ली शायद समझ ना आई हो। हम लोग कहते हैं हेलो माय नेम इज़ हैशटैग अब्दुल्ला एंड आई टीच सी एस। अब इसकी अगर हम लेंथ निकालें तो काफ़ी बड़ी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो लेट्स से इसकी लेंथ हमारे पास आ जाती है 25। हम लोग अब थोड़ी अजम्पशंस पे चल रहे हैं, ठीक है। मेरे पास इसकी ये गिवन है, इस हैशटैग की पोजीशन, इस हैशटैग की पोजीशन समझ लो है हमारे पास 12, ठीक है। हमारे पास 12 पोजीशन गिवन है और ये मैसेज गिवन है, और वो कहता है कि भाई स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 12th पोजीशन पे जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है वो हैश है या नहीं। वो हैश ही है, क्योंकि मिड पोजीशन कॉमा 1 कर रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ टिक हो गई। ये चीज़ जब ट्रू हुई तो हम क्या करेंगे, अब रिटर्न स्ट्रिंग अपना बनाते हैं। यहाँ पे हम अपना रिटर्न स्ट्रिंग बनाते हैं। ये हमारा रिटर्न स्ट्रिंग है। रिटर्न स्ट्रिंग में चला गया हैश। हैश जाने के साथ ही इंडेक्स हो गया इंक्रीमेंट। इंडेक्स चला गया पोजीशन +1 पे, मतलब ए पे। अब हमारा इंडेक्स खड़ा हुआ है ए के ऊपर। येलो से मैं इंडेक्स बता रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एंड को हमने फॉल्स कर दिया। उसके बाद ये दो कंडीशंस लगाई कि या तो हम लेंथ तक नहीं पहुंच जाते, या तो जब तक एंड ट्रू नहीं हो जाता। सॉरी, हाँ ठीक है, एंड ट्रू नहीं हो जाता। जब तक एंड ट्रू नहीं हो जाता तब तक हमने क्या करना है, क्योंकि अभी तो एंड फॉल्स है ना, कैरेक्टर को आइसोलेट करना है। अच्छा, अब इस कैरेक्टर को जब हम लोग आइसोलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए। अगर वो अपर केस में नहीं है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करके टेस्ट में ले जाओ। अब हमारे पास आ गया ए। अब कुछ कंडीशंस हैं, क्या ये स्पेस के इक्वल है, नहीं है, हैश के इक्वल है, नहीं है। अच्छा, ए से बड़ा है, बिल्कुल है, लेकिन इसके बाहर ही नॉट लगा हुआ है। तो मतलब कि ये वाली कंडीशन भी हमारी पूरी, ये पूरी की पूरी कंडीशन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंडीशन है, ये पूरी भी फॉल्स हो रही है। तो मतलब फॉल्स फॉल्स फॉल्स, हमें हर जगह से फॉल्स आ रहा है। जब हर जगह से फॉल्स आ रहा है तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी, रिटर्न स्ट्रिंग को हम इनकैटिनेट कर देंगे इसके साथ। ये आ गया हमारा ए। उसके बाद इंडेक्स इंक्रीमेंट हुआ, इंडेक्स इंक्रीमेंट होकर बी पे चला गया। अब बी को हम लोग करेंगे अपर केस कन्वर्ट और टेस्ट में ले जाएंगे, तो टेस्ट में हमारे पास आ गया बी। अपर केस में क्यों कन्वर्ट करें, अगर अपर अपर केस में आप कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे एक और लगा के टेस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर केस है एंड लेस देन इक्वल टू लोअर केस जी कर दो, तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन वो बहुत बड़ी कंडीशन हो जाएगी, तो हम अपर केस में कन्वर्ट करके उसको जनरलाइज कर रहे हैं। उसके बाद फिर से स्पेस के इक्वल भी नहीं है, हैश के इक्वल भी नहीं है, फॉल्स फॉल्स, इसके इक्वल है, इसका नॉट हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स। सारी कंडीशन फॉल्स होगी, रिटर्न स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर दो, यहाँ पे बी आ गया। करते करते डी यू एल एल ए एच, एच के बाद हमारा इंडेक्स आ जाएगा स्पेस के ऊपर। जब वो स्पेस के ऊपर आएगा तब क्या होगा, तब इन सब में से एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू हुई, एंड को हम ट्रू कर देंगे और इंडेक्स टू इंक्रीमेंट। अब एंड हमारे पास ट्रू हो गया तो ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी, हम लोग नीचे आएंगे। ये रिटर्न स्ट्रिंग की वैल्यू ये नहीं है, तो रिटर्न स्ट्रिंग क्या होगा, हैशटैग अब्दुल्ला। यही करना था, यही हो गया। तो अब आई होप इस पॉइंट पे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। हमने इसको ड्राई रन करके भी देख लिया। तो फिर भी अब आप लोगों को इस कोड में कोई भी मसला है तो मुझसे पूछ सकते हो, वरना फिर तब तक के लिए ला हाफिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।